हेलो एवरीवन, दिस इज रजनी अग्रवाल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था वैदिक काल के मीनिंग्स, वैदिक काल की कैरेक्टरिस्टिक्स और जो उसके एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सब चीजें पढ़ाए थे। फिर मैंने आपको पढ़ाया बुद्धिस्ट पीरियड के बारे में, जो मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शंस में सारे लिंक दे रखे हैं। अगर आप चाहें तो आप उन्हें उसमें से देख सकते हैं, आपको उसके बारे में अवेयर हो जाएंगे, उसके बारे में आप नॉलेज ले सकेंगे। और अब हम आज पढ़ेंगे जो हमारा है उनके comparative study of Vedic period and Buddhist period। कौन कौन से पढ़ेंगे बेटा? वैदिक पीरियड एंड बुद्धिस्ट पीरियड, जो इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। वैदिक पीरियड और बुद्धिस्ट पीरियड में जब आप अगर आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में, वैसे तो आप प्रीवियस स्लाइड्स में देखेंगे तो आपको क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहीं पे उसे पूरा कराने की कोशिश करूंगी और आप उसे कंपैरेटिव में करके देखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि सेशन का एंड आने जा रहा है और आपको सारे एग्जाम्स भी इस टाइम पे हो रहे हैं, यूपी टेट, सी टेट और एमपी टेट, एच टेट, उन सब में भी आपको ये सब हेल्प करेंगे, क्योंकि ये हमारे हायर एजुकेशन से बिलोंग करते हैं और हमारा सब्जेक्ट भी है कंपैरेटिव इंडिया एंड एजुकेशन। तो जब हमारा जो समकालीन भारत और शिक्षा, तो जो हमें पहले से ये बताता है कि हमारे देश में शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ, तो उसमें पहले वेदों के आधार पर शिक्षा थी, फिर बुद्धिस्ट के आधार पर शिक्षा थी, फिर औरों शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ, वैसे आपको बताना है। तो कंपैरेटिव स्टडी के अकॉर्डिंग हम वैदिक पीरियड और बुद्धिस्ट पीरियड के बारे में देखते हैं। इसमें हम सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सिमिलैरिटीज, नेक्स्ट डिससिमिलैरिटीज। फर्स्ट हम लेंगे सिमिलैरिटीज और सेकंड लेंगे हम डिससिमिलैरिटीज। फर्स्ट वीडियो में मैं आज बेटा आपको पढ़ा रही हूँ सिमिलैरिटीज और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी डिससिमिलैरिटीज। तो अब हम डिस्कस करते हैं सिमिलैरिटीज। मेरी बात आपको मैं आशा कर रही हूँ कि समझ में आई रही होगी, और अगर आपको कहीं भी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे यहीं पूछ सकते हैं, अदरवाइज मुझे कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी आपको मैंने लिंक दे रखे हैं उनमें से भी आप अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी सिमिलैरिटीज। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज जो हमारी वैदिक पीरियड की थी और बुद्धिस्ट पीरियड की थी। किस किस की थी? वैदिक पीरियड और बुद्धिस्ट पीरियड की, वेदों के आधार पर और बुद्ध के आधार पर। जो सिमिलैरिटीज थी, फर्स्ट थी हमारी, सबसे पहले था हमारा चरित्र का निर्माण। किसका निर्माण? चरित्र का निर्माण। जो हमारा बचपन से लेकर आज तक चरित्र का निर्माण बनाते रहते हैं, जिसे हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो चरित्र के निर्माण में बेटा वेदों के आधार पर पहले जो गुरु का आधार होता था या बच्चों का आधार होता था, तो उसमें सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर ही समझाया जाता था। तो वैदिक पीरियड में और बुद्धिस्ट पीरियड में दोनों में हमारा चरित्र का निर्माण को हम सिमिलैरिटीज होती थी, क्योंकि दोनों में ही इन पर प्रमुख बल दिया गया है और जो आज भी दिया जाता रहा है। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तित्व का विकास। क्या है बेटा? व्यक्तित्व का विकास। जब हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास हो जाता है तो हमारा व्यक्तित्व का विकास बन जाता है, यानी हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसे हम देखकर सभी समझते हैं कि अब हमारा चौमुखी विकास हो गया है, तो हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे हम किसी को भी देखकर उसकी फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, उसकी नैतिकता, उसकी एथिक्स, उसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, किसी को भी देखकर हम ये मान लेते हैं कि बच्चे के अंदर कितनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो चुका है, जिसे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दोनों की जो शिक्षा संस्थाएं होती थी वो कहाँ पे होती थी बेटा? नगर के कोलाहल से दूर होती थी। जो वैदिक पीरियड और बुद्धिस्ट पीरियड की शिक्षण संस्थाएं होती थी, नगर के कोलाहल से दूर, नगर के कोलाहल से दूर, प्रकृति के शांत व सुरम्य वातावरण में होती थी। कहाँ होती थी? प्रकृति के सुरम्य व शांत वातावरण में होती थी। कहाँ होती थी? नगर के कोलाहल से दूर,
प्रकृति के शांत व शुद्ध वातावरण में होती थी। कैसे? जैसे आपने आज भी देखा होगा, जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, वो पहले बाहर बिल्डिंग का मेन गेट होता है, उसके बाद अंदर जाके क्लासेस होती है। बाहर आपका पहले प्लेग्राउंड हो, फिर या प्रिंसिपल रूम हो, फिर आपका ओएस रूम हो, और जितने भी ये सब रूम्स होते हैं, इन सब के बाद जितने भी आपकी क्वेरी हो, जैसे रिसेप्शनिस्ट बैठी रहती है, उन सब के बाद आप अंदर जाते हैं और वहां पे आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा प्रारंभ करने की आयु। शिक्षा प्रारंभ करने की आयु। वैदिक काल में मैंने आपको बताया था, वैदिक काल में जो शिक्षा प्रारंभ करने की आयु थी 8, 11 और 12 थी, जिसमें हमारा किसको वहां पे दिया गया था बेटा? वहां पे हमारे दिया गया था ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को। ब्राह्मण की एज थी 8 वर्ष। ब्राह्मण की एज क्या थी बेटा? 8 वर्ष। और क्षत्रिय की थी 11 वर्ष और वैश्य की थी 12 वर्ष। कितनी वर्ष थी? 8, 11 और 12। और उसी तरीके से जब हमारा बुद्धिस्ट पीरियड की आयु आई, तो बुद्धिस्ट पीरियड की एज क्या बताई गई थी? वहां पर एडमिशन लेने की बताई गई थी 8 वर्ष। कितनी बताई गई थी? 8 वर्ष। ये थी आपकी बुद्धिस्ट की और ये थी आपकी वैदिक की। क्लियर? अब हम आपको नेक्स्ट के बारे में बताती हूँ। आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इन्हें अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको आगे के बारे में बता देती हूँ। मैं 1 मिनट वेट कर लेती हूँ, इतने आप अपना नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब आप, मैं आशा कर रही हूँ कि आपका ये स्क्रीनशॉट हो गया होगा या नोट डाउन हो गया होगा। मैं अब इसे रब करके नेक्स्ट के बारे में आपको बताती हूँ। मैंने आपको अभी तक एज के बारे में बताया था। अब मेरी नेक्स्ट है आपकी कि जो दोनों की शिक्षा होती थी वो कहाँ कहाँ होती थी? वो दोनों की शिक्षा बाह्य नियंत्रण से मुक्त होती थी। जो हमारा बाह्य यानी बाहरी नियंत्रण, उससे मुक्त होती थी। शिक्षा बाह्य नियंत्रण से मुक्त होती थी। जैसे राजा के आधार पर शिक्षा नहीं होती थी, क्योंकि जब बच्चा विद्यारंभ संस्कार ग्रहण कर लेता था तो वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने राजा के राज्य को छोड़कर वहाँ वेदों के जो उनके ऋषि होते थे उन ऋषि के घर चले जाते थे और उन गुरु के घर पर रहकर ही वेदों के आधार पर शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। उसी तरह बुद्धिस्ट पीरियड में जब होता था तो जब उनके यहाँ पवज्जा संस्कार कराया जाता था, पवज्जा संस्कार कराने के बाद वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए संघों के नियंत्रण में चले जाते थे। नेक्स्ट है आपको सदाचार के नियमों का पालन। क्या है बेटा? सदाचार के नियमों का पालन। वहां सभी बच्चे एक साथ रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे और जब शिक्षा ग्रहण करते थे तो वो गुरु के साथ रहकर, उनकी सबकी एक सी वेशभूषा होती थी, सबका एक साथ खान पीन होता था। क्योंकि ऐसा नहीं होता था कि राजा का बेटा कुछ अलग खा रहा है या क्षत्रिय का अलग खा रहा है, वैश्य का अलग खा रहा है या ब्राह्मण का अलग खा रहा है। सभी बच्चे एक से कपड़े पहनते थे और एक साथ रहकर ही शिक्षा ग्रहण करते थे। नेक्स्ट है उसमें ब्रह्मचार्य के व्रत का पालन। क्या है? ब्रह्मचार्य के व्रत का पालन। जब वहां पर वो शिक्षा ग्रहण करने जाते थे तो वहां उन्हें ब्रह्मचार्य के व्रत का पालन भी करना पड़ता था, क्योंकि ऐसा नहीं होता था कि देर तक सोते रहें या पूजा पाठ ना करें या हवन आदि ना करें या कोई शिक्षा ग्रहण ना करें। जो होता था योगासन करना, गुरुओं की सेवा भाव करना, पवित्र पूजा पाठ करना,
योग व्यायाम करना और बाकी आदि सभी कार्य वहाँ पे ब्रह्मचार्य के व्रत का पालन वहाँ पर करना होता था। ऐसा नहीं होता था कि कोई जैसे राजा का बेटा है तो वस्त्रों से या आभूषणों से मुक्त होके उसे शिक्षा का पालन करना पड़ता था। ऐसा नहीं होता था कि उन्हें वहां पर अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए सब कुछ त्याग कर जैसे और सब बचे रहते हैं वैसे ही रहना पड़ता था, चाहे वो वैदिक पीरियड में हो या बुद्धिस्ट पीरियड में। नेक्स्ट है आपका भिक्षुओं को भिक्षाटन के लिए जाना पड़ता था। किसके लिए जाना पड़ता था? भिक्षाटन के लिए जाना पड़ता था। चाहे वो गुरुओं के साथ रहे, वहां पर मतलब भिक्षु बनकर भिक्षा मांगनी पड़ती थी, चाहे वहां गुरु के साथ रहे और चाहे वहां वो संघों के साथ रहे, दोनों में ही भिक्षा मांग कर लेके आनी पड़ती थी और खुद ही खाना बनाकर खाना पड़ता था। गुरु और शिष्य दोनों एक साथ बैठकर ही खाना खाते थे। नेक्स्ट है आपका दोनों में ही मौखिक विधि का प्रचलन था। किसका था? मौखिक विधि का प्रचलन था। दोनों में ही मौखिक विधि का प्रचलन था क्योंकि जब शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद जब उनका एग्जाम होता था, उनकी पूरी परीक्षा प्रणाली होती थी, वो मौखिक प्रवचन पर थी कि हमने कितने मंत्र सिखाए, क्या आपको शिक्षा दीक्षा सिखाई, कौन से जैसे आपको वेदों में हमारे 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो उनके अंदर जो भी होता था उसकी श्लोक बोल के हमें सुनाने पड़ते थे। जैसे उसमें वेदों के आधार पर हमारा सबसे पहले गायत्री मंत्र बुलवाया जाता था और उसमें बौद्ध काल में मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये संघ में बार बार बोलकर सुनाना पड़ता था। और उसके अलावा जो भी संघ में शिक्षा दी जाती थी, संघ के पूरे वहां पे सदस्य बैठ जाते थे, उनके सामने आपकी परीक्षा प्रणाली का आयोजन होता था और जब वो आयोजन हो जाता था वो आपको पास कर देते थे, तो जब आपकी शिक्षा संपूर्ण मानी जाती थी। नेक्स्ट है आपका स्वाध्याय पर बल, यानी आपके सेल्फ स्टडी। स्वाध्याय पर बल, वो सब सेल्फ स्टडी पर जोर देते थे। वो कहते थे जो हम पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ो ही पढ़ो, लेकिन साथ में आप सेल्फ स्टडी भी करो, क्योंकि हमारे पढ़ाने के लिए वो सब बच्चे एक से हैं। आप में से भी देखा होगा, हम भी टीचर्स आप सबको एक सा ही पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक बच्चा या 2 बच्चे ऐसे अलग भी होते हैं जो गिफ्टेड टाइप के होते हैं। वो सब कुछ अवेयर करके आपके उसी क्लास में से फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं। उसी तरह जो सेल्फ स्टडी करते हैं उन बच्चों का अलग ही तरीका होता है पढ़ने का, और वो हम सबको एक साथ पढ़ाने के बाद भी सेल्फ स्टडी पर वहां पे जोर दिया जाता था। नेक्स्ट है आपका गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध आपके शुरू से ही मधुर, पवित्र और सौहार्दपूर्ण रहे हैं, क्योंकि वहां पे पिता पुत्र को अपने बेटे जैसा समझता था और पुत्र अपने पिता को यानी गुरु को अपने पिता के समान ही दर्जा देते थे। जो वो कह देते थे वो उनके लिए पत्थर की लकीर होती थी और वो ही उसको सर्वोपरि मानते थे, चाहे वैदिक पीरियड में हो और चाहे आपका बुद्धिस्ट पीरियड में हो। ये सब दोनों की कंपैरिजन मैंने आपको बताए हैं और मैं अभी आपको आगे और बता रही हूँ। ये आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको दोबारा आगे और चलती हूँ और इसी से ये आपको काफी हेल्प करेगी आपके किसी भी एग्जाम्स में। मैं आशा कर रही हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। और अब मैं आपको आगे बता रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसके बारे में आगे देख लीजिए। आगे देखिए, जो मैंने आपको अभी तक बताया उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको बताया दोनों ही शिक्षा में भोजन यानी खान पीन, आपका रहना, भोजन, रहन सहन यानी आपका आवास और शिक्षा, ये तीनों ही उसमें निःशुल्क थी। कितनी कैसी थी बेटा? निःशुल्क थी।
इनके लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई थी। किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं लिया जाता था। कैसे? भोजन, शिक्षा और रहन सहन, इन तीनों की शिक्षा वहां पर निःशुल्क थी। नेक्स्ट है आपका, चाहे वैदिक हो चाहे बुद्धिस्ट हो, दोनों में शिक्षा निःशुल्क थी, क्योंकि भिक्षाटन से ही भिक्षा मांग के लाई जाती थी और उसके बाद ही खाना दोनों मिलकर बनाते थे। गुरु और शिष्य एक साथ बैठकर खाना खाते थे और सभी शिष्य भी वो ही खाना खाते थे जो वो भिक्षा मांग कर लेके आते थे। नेक्स्ट है आपका उच्च शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र। नेक्स्ट है आपका उच्च शिक्षा के केंद्र। उच्च शिक्षा के केंद्र, दोनों को ही उच्च शिक्षा का केंद्र माना जाता था। वैदिक काल में थे आपके, जो मैंने आपको पहले भी बताया, तक्षशिला वगैरह वगैरह, और उसी तरह से बुद्धिस्ट पीरियड में थे नालंदा, विक्रमशिला, ये सब वहां पे उच्च शिक्षा के केंद्र अब बना दिए गए हैं। उससे पहले गुरु विश्वामित्र का आश्रम जब वैदिक पीरियड के टाइम पे बताया गया, तो उस शिक्षा के जो केंद्र बताए गए थे वो गुरु के नाम पर बताए गए थे, और बुद्धिस्ट पीरियड के टाइम पर जो बताए गए थे वो संघों के नियंत्रण में बताए गए थे। और अब उस शिक्षा के केंद्र को बता दिया गया है तक्षशिला वगैरह, और जो नालंदा, विक्रमशिला, ये आपको बताया गया बुद्धिस्ट पीरियड की। दोनों की शिक्षा आवासीय थी। दोनों की शिक्षा संस्थाएं कैसी थी बेटा? आवासीय थी। शिक्षण संस्थाएं आवासीय थी। आवासीय यानी दोनों के शिक्षण संस्थाओं में जो बच्चे थे वो दूर रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। ऐसा नहीं था कि सुबह जाए शिक्षा ग्रहण करें, जैसे अब होता है कि स्कूल जा रहे हैं, बच्चा सुबह से दोपहर तक के लिए स्कूल जा रहा है, रात को अपने पेरेंट्स के पास आकर ही रह रहा है। ऐसा नहीं था। उस टाइम पे था कि जब बच्चा एक बार संस्कार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले अपने माता पिता से भिक्षा लेकर और शिक्षा ग्रहण करने के लिए चला जाता था, तो उनकी शिक्षण संस्थाएं आवासीय हो जाती थी। यानी चाहे वो वैदिक पीरियड में हो चाहे वो बुद्धिस्ट पीरियड में हो, वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के आश्रम में रहते थे या संघों के आश्रम में रहते थे, और उनके जो मठों और विहारों में दी जाती थी, प्राइमरी शिक्षा दी जाती थी मठ में और उच्च शिक्षा दी जाती थी विहारों में। उन शिक्षा को ग्रहण करने के बाद जो भी शिक्षा वहां पे दी जाती थी वैदिक और बुद्धिस्ट पीरियड में, वो शिक्षण संस्थाएं आपकी आवासीय थी। ऐसा नहीं था कि जो पेरेंट्स के बाद आ जाए या कुछ और, वो सबको एक साथ ही रहना खाना, जब बच्चे छोटे से बड़े हो जाते थे तो जब वो अपने पेरेंट्स के पास आते थे, इसलिए इसको शिक्षण संस्थाएं आवासीय कहती है। नाउ मैं आपको आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो मेरे कमेंट में आप मेरा लिंक है उसे सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियोस मिलती रहे। और मैं ये समझ रही हूँ कि आपको कुछ सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कभी भी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, तो मैं उस क्वेरी को बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूंगी। नाउ थैंक यू।